सबसे पहले तो सिटी पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत पॉपुलर चैनल है, आपके तमाम लिंक मुझे लोग अलग अलग जगह से भेजते रहते हैं। कि जब लोग सवाल कर रहे थे कि अखिलेश यादव कहाँ हैं, तो मैंने उस दौर में कहा था कि मुझे पता था कि अखिलेश यादव एक रणनीति बना रहे हैं। दरअसल वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो पिछले 5 सालों में हुआ, उसने पिछड़ी जातियों को बहुत पीछे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाइयाँ, केशव मौर्य की उपेक्षा, एक संदेश चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ ठाकरों की सरकार है। देखिए, ये नेता नहीं भी आते तब भी बीजेपी का समीकरण तो बिगड़ चुका था। दिल्ली दरबार को भी समझ में आ गया था कि यूपी का समीकरण बिगड़ गया है। जो दिल्ली दरबार ने अरविंद शर्मा को भेजा था, मुख्यमंत्री ने जिस तरह उनको बेइज्जत किया, लेकिन एफिडेविट आया, पता चला कि हमारे बाबा जी के पास बंदूक है, राइफल है। तो मैं हैरान कि मतलब ये भगवाधारी सन्यासी जिसको हम भगवा का बड़ा मान है, हम कहीं देखते हैं पैर छूते हैं कि महाराज जी प्रणाम, वो महाराज जी बंदूक राइफल, ये नया हिंदुत्व जो है ये मुझे समझ में नहीं आता। जिसकी आपराधिक छवि है भाई, मैं तो कहने में कोई समस्या नहीं है, आपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन आप लंबे चौड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। एनआई को प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहे थे तो मैंने एक डिबेट में कहा भी कि एनआई को संपादक को प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहिए कि आपका सीएम हमारे रिपोर्टर को गाली दे रहा है, और रिपोर्टर को भी पलट के गाली देनी चाहिए। जो मैंने कैलकुलेशन किया है, पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सर्वे भी किया है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। 125 के आसपास सीटें रह जानी चाहिए। अखिलेश यादव 250 प्लस का अनुमान लग रहा है मुझे कि 250 प्लस हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में हम गए हैं। ये समझने की कोशिश की है कि आखिर 10 मार्च के बाद क्या होने वाला है। यूपी की सियासत में कौन पूर्ण बहुमत के साथ आ रहा है या यूपी में सरकार किसकी बनने जा रही है। जनता का मूड समझने की कोशिश की है। राजनीति के बड़े दिग्गजों के साथ हमारी बातचीत हुई है। अब बारी अपने पेशे के वरिष्ठों की है। अपने पेशे के वरिष्ठ पत्रकार, यूपी की पत्रकारिता में जाना माना नाम और यूपी के सबसे चर्चित 4 PM अखबार के संपादक संजय शर्मा सर हैं। कई बार इसी अखबार ने सत्ता के अहंकार को रौंदा है और खबरें, कहानियां इस अखबार को लेकर ढेर सारी हैं। संजय शर्मा सर का अपना संघर्ष है, लेकिन सियासी समझ भी बहुत पैनी है। तो सर, आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद हमको समय दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुद्दों से शुरू करेंगे, माफ़ कीजिएगा, माहौल से शुरू करेंगे सर और मुद्दों तक पहुंचेंगे। माहौल बनाया है जो ये दूसरी बार हमारा लखनऊ आना हुआ है, जो माहौल मैंने देखा है, ऐसा लगता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने एक माहौल बनाया है, एक आवरण बनाया है। एक तो ये सवाल आपसे है, मुझे अपनी समझ पर भरोसा नहीं है। जब अपने पेशे के वरिष्ठ पत्रकार के सामने मैं बैठा हूं और इतने वरिष्ठ के सामने बैठा हूं, तो आप इसको कंफर्म करेंगे। और अगर अखिलेश यादव ने वाकई माहौल बनाया है तो इससे उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है? सबसे पहले तो सिटी पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत पॉपुलर चैनल है, आपके तमाम लिंक मुझे लोग अलग अलग जगह से भेजते रहते हैं। और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जो अखिलेश यादव ने माहौल बनाया, तो 6 महीने पहले आपने सुना होगा कि मैंने अपने चैनल पे और कई जगह डिबेट्स में मैंने कहा था 7 महीने पहले कि जब लोग सवाल कर रहे थे कि अखिलेश यादव कहाँ हैं, तो मैंने उस दौर में कहा था कि मुझे पता था कि अखिलेश यादव एक रणनीति बना रहे हैं। दरअसल वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो पिछले 5 सालों में हुआ, उसने पिछड़ी जातियों को बहुत पीछे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाइयाँ, केशव मौर्य की उपेक्षा, एक संदेश चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ ठाकरों की सरकार है। हम लोग गांव में गए, गांव में हमें उम्मीद ही नहीं थी कि गांव में आदमी कह रहा है कि यार ये तो सब ऊंची जाति के लोग हैं, बनिए हैं, ठाकुर हैं, हम लोग कहाँ हैं। तो अखिलेश यादव ने समझ में आ गया कि इस समय उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसके मन में मर्म है कि कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई है। तो बहुत सफाई के साथ अखिलेश यादव ने पिछड़ी जातियों को संदेश दिया कि अगर आप गोलबंद नहीं होंगे तो आपका हक मारा जाएगा। खास तौर से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ।
नौजवान जिस तरह से जाड़े गर्मी बरसात में बैठे रहे, सत्ता का अहंकार उसके सिर पे चढ़ के बोलता रहा। योगी आदित्यनाथ जी ने एक सभा में, लोगों ने बैनर लहराए कि हमारा हक दो हमें, तो गुस्से में कहते हैं कि ज़िंदगी भर बैनर लहराओगे तो ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। कुछ जगह लोग सिर मुंडवा रहे हैं तो कह रहे हैं कुछ लोगों का फैशन बन गया, ये ज़िंदगी भर इनके कर्म ऐसे हैं, ज़िंदगी भर सिर मुंडवा के रहेंगे। तो ये जो सत्ता का एक नशा था, सत्ता का घमंड था, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत करारा जवाब दिया है। कई बार आपको भी टकराना पड़ा है, ऐसी कहानियां मैंने सुनी है। असल में ये सत्ता की मजबूरी होती है। मजबूरी होती है कि जो राजा होता है, मैं तो राजा ही कहूँगा, और ये तो राजा हैं, ये महाराज जी लिखते हैं। मतलब मेरे लिए बड़ी हैरान की बात ये कि सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इनको महाराज जी लिखा जाता है। ये लोकतंत्र है, जो महाराजा थे वो जनता में तब्दील हो गए हैं, लेकिन एक सरकार का घमंड उसको अभी भी महाराजा बता रहा है। तो आप अगर पत्रकार हैं तो आप बोलेंगे तो है ही ना। जब लिखना शुरू किया तो इनको तिलमिला गया, क्योंकि आप जैसे या सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया तो गुलाम हो गई है। तो उनको लगता था कि एक मेन स्ट्रीम हमारे लिए नहीं बोल रही, लेकिन 4 PM लखनऊ का हमारे खिलाफ को बोल रहा है। तो मुझसे बुला के कहा गया, मुझे बहुत लालच भी दिया गया कि भाई साल भर का जितना विज्ञापन होगा हम आपको एडवांस दे रहे हैं, पर फ्रंट पेज पे ऐसा मत छापिए, क्योंकि फ्रंट पेज बहुत वायरल हो रहा है। हमने उनको दिखाया, हमने कहा देखिए पिछली सरकार में भी हम ऐसे ही छापते थे, और हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं छापते। एक्चुअल में सत्ता का काम, जब हमने पत्रकारिता शुरू की, हमारे गुरु थे, हमने वो पढ़ा है, गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ा है, और हमने देखा है कि जो सरकार बताती है वो तो विज्ञापन होता है, जो सरकार छुपाती है वही खबर होता है। हम पिछली सरकार के खिलाफ भी आप छापते थे, लेकिन पिछली सरकार के CM अखिलेश यादव की मैं इस बात में तारीफ करूँगा कि उन्हें कभी ये नहीं लगा कि ये पत्रकार इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ छाप रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दें, नाराज़ हो जाएं। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल बदले की भावना लगती है। मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार ने नमक के संग रोटी की खबर दिखा दी तो FIR। मेरे पे कभी कोई दूर दूर तक का अपराध का मतलब नहीं। मैंने एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर छापी जिस पे जांच के आदेश हुए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव SP गोयल, सोचिए आप, मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव SP गोयल, उस पर खुलेआम 20 लाख रुपए घूस का आरोप लग रहा है। तो क्या खबर नहीं छापी जाएगी? जब गवर्नर चिट्ठी भेज रहा है कि SP गोयल की, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनकी जांच करो, तो हम खबर छापेंगे। खबर छापी, सरकार को बुरा लगा। एक अनजान लल्लू लाल, बाप का नाम कल्लू लाल, गांव का पता नहीं, एक 4 लाइन की चिट्ठी लिखी और उस पर आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच मेरे खिलाफ सेटअप कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जब तक आप नाम पता पुष्ट नहीं हो जाएगा, जांच ही नहीं होगी। और किसी पत्रकार को मकसद था कि मुझे डरा लेंगे। आप जिस जगह बैठे हैं, इस जगह 2 बार हमले हुए। STF ने मेरी गाड़ी ट्रेक करी, मेरे दोस्तों को बुला के धमकाया कि हमें संजय शर्मा के खिलाफ कुछ दे दो। मेरे अखबार के विज्ञापन बंद हो गए। मैं राज्य मान्यता समिति का 22 प्रेसिडेंट था। जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये वोट डालने आए थे। बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव था, मैं जीता था। मेरी मान्यता ख़त्म कर दी, मेरा सरकारी मकान छीन लिया। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए थी कि खबर मत लिखो। हमने कहा आपको जो करना, अगर जिंदा रहेंगे तो अखबार तो छपेगा, और अखबार छपेगा तो इसी टेबलों के साथ। रिसेप्शन पर जब मैं बैठा हुआ था तो कई अखबारों की जो कटिंग लगी हुई है, उनमें से जो हेडिंग थी, आपने कहा फ्रंट पेज, उसके जो कुछ फ्रंट पेज मैंने पढ़े, अपने दर्शकों को भी मैं बता दूं और वो तस्वीर भी मैं लगा दूंगा। उसकी हेडिंग थी, वो बताने के लिए काफ़ी है कि आपके तेवर क्या हैं, आपके मिजाज क्या रहे हैं, और इस अखबार के तेवर और मिजाज क्या रहे हैं। और मैंने कहा कि सत्ता के अहंकार को ये अखबार चुनौती देता रहा है, तो मैंने क्यों कहा, उसकी हेडिंग थी कि DGP बिकाऊ है, खरीदोगे क्या। तो असल में हुआ था कि DGP थे अरविंद कुमार जैन, और उन्होंने एक अपराधी के पक्ष में, खुलेआम पक्ष था वो, एक चिट्ठी लिखी थी। तो चिट्ठी लिखी तो मैं बड़ा हैरान था कि कोई DGP कैसे लिख सकता है कि इस अपराधी की कुर्की मत करना, इस अपराधी, ये लिखित में था। मैं शॉक था। और फिर मैंने उसमें हेडिंग लगाई थी, DGP बिकता है, बोलो खरीदोगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सोचिए मतलब कितना तहलका मचा होगा। अगले दिन मैंने वो हेडिंग लगाई थी, अगले दिन जब DGP बहुत बौखला गए, मैं लिखा था ये कि आपने DGP खड़े हो गए गुंडों के साथ। तो अपना तेवर वैसे ही था। एक कैबिनेट मिनिस्टर अब नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं, पंडित सिंह जी, वो बहुत गाली वाली दे दिया करते थे। उन्होंने एक लड़के को, नौजवान को गाली दी, तो हमने पूरी गालियाँ एजिटेट छाप दी, पूरे देश में तहलका मच गया था। वो भी देखा है ना वो तो मेरा कहना यह है कि मीडिया आज की तारीख में
मीडिया अपने तेवर में रहेगा तो सत्ता झुकेगी, डराएगी, परेशान करेगी। आपने सोच लिया कि आपको लड़ना है, संघर्ष करना है, सच छापना है, तो समुदाय आपके साथ होता है। मैंने ये एक बात समझाई, मेरे को एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट और सीएम के नाक का बार, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम इतना क्यों कर रहे हो, देखो लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि 4 PM की उम्र 7 साल है। जो बड़े बड़े अखबार हैं, अमर उजाला, जागरण, उनकी चौथी पीढ़ी है तब वो अखबार बन पाए हैं। मैंने कहा 7 साल पुराना राजधानी से निकलने वाला अखबार आपको इतना दर्द दे रहा है कि आप उसके दफ्तर पे हमले करा रहे हो, उसकी एसटीएफ उसके पीछे लगा रहे हो, एसटीएफ से नोटिस ला रहे हो, उसकी ईओडब्ल्यू जांच करा रहे हो, उसकी मान्यता ख़त्म कर रहे हो, मकान छीन रहे हो। तो मैंने कहा यही यूएसपी अखबार की। और मैंने कहा कोई उत्तर प्रदेश का IAS ऐसा नहीं है जो 4 PM को शाम को पढ़ता ना हो। जन जन की आवाज़ हो गई। कभी प्रियंका गांधी अपने ट्वीट कर रही हैं, कभी संजय सिंह कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा विपक्ष की मजबूत आवाज़ बन के रहूं और सत्ता को, मीडिया को हमेशा विपक्ष का ही चेहरा होना चाहिए। सर, एक दो राजनीतिक सवाल आपसे होंगे। कई जो किरदार हैं यूपी की सियासत में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े सुर्खियों में हैं, उनका अपना अपना दावा है। जैसे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन में आए और एन वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य आए। इन दोनों नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं का ये दावा है कि अब हमारे आने से खेल और बिगड़ गया है बीजेपी का। दारा सिंह चौहान आए। क्या वाकई गणित कुछ इस तरह का है यूपी की सियासत का कि इन तीनों नेताओं के आने से बीजेपी का समीकरण बिगड़ेगा? कितनी सीटों पर नुकसान होगा? देखिए, ये नेता नहीं भी आते तब भी बीजेपी का समीकरण तो बिगड़ चुका था। दिल्ली दरबार को भी समझ में आ गया था कि यूपी का समीकरण बिगड़ गया है। जो दिल्ली दरबार ने अरविंद शर्मा को भेजा था, मुख्यमंत्री ने जिस तरह उनको बेइज्जत किया, वो लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के ट्विटर अकाउंट से नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की फ़ोटो हटा दी गई थी। ये पूरे देश में बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज था और योगी आदित्यनाथ को लगने लगा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये समस्या होती है। जो मुख्यमंत्री होता है उसके आसपास के जो चमचे अफसर होते हैं ना, वो समझा देते हैं। नवनीत सहगल ने समझा दिया कि अरे आप तो अगले प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप टाइम मैगजीन में छपवाओ, अमेरिका में छपवाओ। आप पैसे देकर टाइम मैगजीन और आप कलकत्ता के अखबार, तमिलनाडु के अखबार, इसमें करके पूरी दिल्ली होर्डिंग से भर दी गई। अफसरों को लगता है कि चीफ मिनिस्टर को समझा दो कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और भ्रष्टाचार करते रहो। मैं दावा कर सकता हूं कि पिछले सरकार के मुकाबले में इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें कमीशन न लिया गया हो। लाख दावा करते रहें कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे दफ्तर के बाहर के लोग बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे पता है और उस बीमारी में मेरा कितना हिस्सा है ये आने वाले दिनों में खुलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे पता चली हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के बाद भ्रष्टाचार हुआ है, किसको कहाँ कितना कमीशन मिला है, ये खुलासे भी अभी होंगे, सच सामने आएगा। आप खुलासा करेंगे? हाँ, मैं करूँगा, मैं डेफिनेटली करूँगा कि किसकी संपत्ति कहाँ बढ़ी। मैं हूँ, मान लीजिए मैं एक आश्रम चलाता हूँ। मेरी संपत्ति ना बढ़े लेकिन मेरे आश्रम की संपत्ति कई गुना बढ़ती रहे। मेरे पड़ोस में मैं यूनिवर्सिटियाँ बना लूँ, कुछ ज़मीनें एक्वायर कर लूँ, तो खेल तो अभी सामने आएंगे। अभी एक ये नहीं है कि आप डरा। दूसरी बात, एक चीज़ से उनको नाराज़गी हुई और मेरा कहने को हक है। मैं फिलॉसफी मैंने पढ़ी है, भारतीय दर्शन मैंने पढ़ा है। मुझे तो लगता था कि जो गेरुए वस्त्र पहनता है व्यक्ति, वो जीवन के मोह से ऊपर उठ जाता है। उसको जीवन मृत्यु ये सब खत्म हो जाता है, परिवार नहीं होता। सन्यासी का क्या परिवार। लेकिन एफिडेविट आया, पता चला कि हमारे बाबा जी के पास बंदूक है, राइफल है। तो मैं हैरान कि मतलब ये भगवाधारी सन्यासी जिसको हम भगवा का बड़ा मान है, हम कहीं देखते हैं पैर छूते हैं कि महाराज जी प्रणाम, वो महाराज जी बंदूक राइफल, ये नया हिंदुत्व जो है ये मुझे समझ में नहीं आता। ये कौन सी कही कि आप ANI के रिपोर्टर को गाली दे रहे हैं और पता चला कि जो उनके सितारे वाले IAS हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वो सबको गाली देते हैं। उनको सबको लगता है कि IAS आके पैर छू वरना गाली खाए। और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आप IAS हो, देश की सबसे बड़ी सेवा में आ गए हो, आपको एक इंसान से जिसकी आपराधिक छवि है, भाई मैं तो कहने में कोई समस्या नहीं है, आपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन आप लंबे चौड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। एक अपराधी से एक IAS गाली खा रहा है, केवल उसको इस जगह पर रहनी चाहिए। ये मेरी समझ से परे और मेरी आत्मा बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। मुझे उस जगह पर बैठा दो और CM मुझे गाली बके तो मैं 10 गाली दूंगा। जो ANI को प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैंने एक डिबेट में कहा भी कि ANI को संपादक को प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहिए कि आपका CM हमारे रिपोर्टर को गाली दे रहा है
और रिपोर्टर को भी पलट के गाली देनी चाहिए। कोई गलत फहमी, देखिए दुनिया में सब बराबर है, जितनी हैसियत आपकी उतनी मेरी, उतनी योगी आदित्यनाथ की, उतनी नरेंद्र मोदी की। ना मुझे आपको गाली को देने का हक है, ना नरेंद्र मोदी को मुझे गाली देने का हक है, ना योगी को आपको गाली देने का हक है। मैं इंटरव्यू कर रहा होता, सीएम ने मुझे गाली दी होती तो मैं पलट के 3 गाली उसको देता, चाहे बनी में मारा जाता। सीटों के गणित को आप बहुत बेहतर समझते हैं सर, जितना मैं समझता हूं, और जाहिर तौर पर मुझे पूरा यकीन है आपका जो अनुभव है पत्रकारिता में और चुनाव के दौरान। कितनी सीटें 10 मार्च को समाजवादी पार्टी गठबंधन को, कितनी सीटें 10 मार्च को बीजेपी गठबंधन को, कितने का फासला रह जाएगा, क्या फासला है, क्या गणित है? जो मैंने कैलकुलेशन किया है, पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सर्वे भी किया है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। 125 के आसपास सीटें रह जानी चाहिए। अखिलेश यादव 250 प्लस का अनुमान लग रहा है मुझे कि 250 प्लस हो सकते हैं। पूरे बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार मुझे बनती हुई इस समय नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत गांव में गया हूँ, मेरी टीम लगातार गांव में गई है। एक तरफा माहौल नज़र आ रहा है। वो मुझसे आप पूछेंगे क्या कारण है, तो योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद, पिछड़ी जातियों की उपेक्षा, केशव मौर्य की उपेक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछड़ी जातियों की, दलितों की उपेक्षा। आप सोचिए सीएम के क्षेत्र में गोरखपुर में एक शराब के नशे में धुत एक इंस्पेक्टर एक लड़के को मार डालता है। जो सरकार सबसे बड़ा ब्रांड कहती है, कुंभ में हजारों करोड़ का घोटाला होता है। और विपक्ष कहे तो मैं नहीं मानता, कैग है आपकी सरकारी एजेंसी है, उसने अब कैग की रिपोर्ट में आया कि कुंभ में करोड़ों का घोटाला हुआ है। वहाँ पर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल के नंबर डाल डाल के कौन कौन सी गाड़ियों से सामान ढुल गया है ही नहीं वो। आप मेला अधिकारी जो था, मुझे लगा ईमानदार सरकार है तो मेला अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करेगी, क्योंकि मेला अधिकारी जिम्मेदार होता है, वो आईएएस अफसर होता है। आप उस मेला अधिकारी को अवार्ड दे के गोरखपुर का डीएम बना के ले गए, एसपी एमपी का सांसद का दामाद। और जब वो इंस्पेक्टर ने पीट दिया तो डीएम और एसपी बैठ के उसकी विधवा को धमका रहे हैं तो मुकदमा मत लिखाओ, और बाबा उनको डीएम और एसपी बनाए हुआ है। तो जब मैं आपसे कह रहा था ना कि वो भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब एक भ्रष्टाचारी आईएएस अफसर को मुख्यमंत्री अपने जनपद में डीएम बनाता है तो डील तो हो रही है कहीं। अखिलेश यादव की केजरीवाल स्टाइल जो पॉलिटिक्स है, 300 यूनिट बिजली फ्री, वो भी फायदा पहुंचा रहा है क्या? देखिए 2 बातें हैं। मुझे लगता है एक बहुत ज़बरदस्त जो चेंज है वो पुरानी पेंशन का मामला है। सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ना वो किश्त दे पा रहा, ना वो बच्चों की पढ़ाई करा पा रहा। तो ये जो पुरानी पेंशन की बहाली का वाला मामला है, इसमें ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। एक कर्मचारी 5 परिवार में लोग होते हैं, ड्यूटी वो कर रहा होता है, वहाँ का माहौल बना रहा होता है, और बिजली की दरें इतनी बढ़ गई हैं, आसपास के सब राज्यों से 4 गुना बिजली है। जो बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ये 2 चीज़ें बहुत बड़ा मुद्दा। तीसरी बात, यूथ जो है ना, हम जा रहे हैं वो देख रहे हैं, यूथ दीवाना है देश का। लोग कह रहे हैं कि जिसके बीवी बच्चे नहीं है ना, उसको दर्द नहीं होता। उसको कोरोना काल में जितनी ज़्यादा खराब मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश का था वो पूरी दुनिया में नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स में, दुबई में, जहाँ जहाँ खबरें छप रही थी खराब कोरोना मैनेजमेंट की, तो उत्तर प्रदेश में चल रही थी। गंगा में लाशें बहाई जा रही थी। आज ही मैंने एनजीटी को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नोटिस दिया था गंगा में लाशें बहने का। आज राज्यसभा में मेरा नाम लेके, मेरे अखबार का नाम मेरे नोटिस को लेकर राज्यसभा के में आज नोटिस दिया है संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी में, कि एनजीटी ने अभी तक कार्रवाई नहीं करी है गंगा की लाशों को लेकर। तो आपका इतना खराब मैनेजमेंट और आप कह रहे हैं कोरोना में मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। तो लोग समझ गए कि आदमी झूठ बोलता है। और कोरोना काल के बाद से लोगों में एक बात जरूर बात हो गई है, लोगों को कहने लगा कि जिसके अपने बीवी बच्चे नहीं होते हैं, उसका परिवार नहीं होता, वो उसको पता नहीं होता है कि राशन कैसे चलता है, घर में बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं, बच्चों की संवेदनाएं कहाँ हैं। इतने संवेदनहीन हो जाना, वही इंसान पत्रकार को गाली दे सकता है, वही पत्रकारों पर मुकदमे लगा सकता है, वो तानाशाह हो जाता है। तो मुझे लगता है जनता ने अब तानाशाह की विदाई तय कर दी। और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और संघ, लोग कहते हैं संघ पीछे खड़ा है, मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर संघ पीछे खड़ा होता तो बाबा को अयोध्या से टिकट मिल गया होता। संघ भी समझ गया है कि ये सिर्फ ठाकुरवाद के एक चेहरा बन गए हैं। तो मुझे लग रहा है निपटाने की कोशिश, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने की कोशिश नहीं हो रही, योगी आदित्यनाथ निपट गए। आखिरी सवाल है सर हमारा, जितना मैंने चुनाव को कवर किया है, 2-3 विधानसभा चुनाव तो कवर किए ही हैं, देखे हैं, यूपी की सियासत की उतनी बेहतर समझ मुझे नहीं है। बिहार से ताल्लुक़ रखता हूं और बिहार की सियासत को देखता हूं। मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी राज्य में सत्ताधारी पार्टी कभी
वो राजनीतिक दल रहा हो, और जब विधानसभा चुनाव आए तो खुद को एक तरह से किनारे कर ले वो राजनीतिक दल, मैं बीएसपी की बात कर रहा हूं, या फिर ये परसेप्शन बने उस पार्टी के बारे में कि इस राजनीतिक दल ने खुद को किनारे कर लिया है, उतना जोश खरोश दिखाई नहीं देता? वाकई ऐसा है क्या, और है तो क्यों है? देखिए, लोग कहते हैं कि मायावती की बहुत सारी फाइलें, ईडी, सीबीआई, ऐसी चर्चा है कि वो केंद्र पे है। दूसरा, मायावती समझ गई हैं कि 4.5 साल तक कहीं नज़र नहीं आई वो, और वोट बैंक उनका छिटक गया है। दूसरा, वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं जब वो पार्लियामेंट के चुनाव लड़ी, हार गई, तुरंत हमने हमले किए। राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सभा को सबक सिखाएंगे, अगर इसको हराने के लिए हमें बीजेपी को भी सपोर्ट करना पड़े तो हम करेंगे। 3 दिन का वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो लोग कहने लगे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी को, मायावती को, दोनों को जब बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, जो पहले चरण का वोटिंग हुआ उसमें नतीजा सामने आ गया कि एक तरफा माहौल नज़र आया। तो मुझे लगता है बीएसपी शायद बहुत ख़राब हालत पे रहेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। तो बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती की पार्टी है, उसकी स्थिति खराब होगी, और संजय शर्मा सर का अनुभव बताता है, आकलन यह है कि 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, 250 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन की आएगी। तो जो परसेप्शन है कि बड़ी कांटे की लड़ाई है, दरअसल मामला वैसा नहीं है। अगर सर की बात माने तो कांटे की लड़ाई नहीं है, मामला एक तरफा है। हालांकि तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। लंबी बातचीत हुई, इनका जो अपना संघर्ष रहा है, और जिस संघर्ष की बदौलत इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया, उस पर भी बातचीत हुई। राजनीति की जो समझ सर रखते हैं, और इनकी समझ के जरिए हम आपको यूपी की सियासत समझाने की हमने कोशिश की इस पूरे इंटरव्यू में। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।